इस महामारी ने यह बात सिद्ध कर दी है कि रोग का नाश शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली करती है। इसमें औषधि सहायक रूप में काम तो कर सकती है, परंतु सारा जिम्मा दवाइयों के ऊपर डाल दिया जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ भी ना हो तो रोग का नष्ट होना असंभव है। दूसरा पहलू है अर्थव्यवस्था का। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि वैश्विक फार्मा उद्योग कितना बड़ा है और इसे और बड़ा करते रहने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनीज अपनी सरकारों के साथ मिलकर क्या कुछ करने पर आमादा हैं। बात बिल्कुल सीधी है कि अगर उद्योग बीमारों और बीमारियों के फैलने से बढ़ता हो तो फिर स्वास्थ्य की बात क्यों करी जाए। बीमारी के साथ भ्रम और डर भी फैलाया जाए जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का सेवन करें। और जब इस सब से भी बात ना बने, लोग साधारण बीमारियों से डरना बंद कर दें, योग व्यायाम शुरू कर दें, तो फिर अप्राकृतिक बीमारियां जैसे कि कोरोना को फैलाया जाए, डर फैलाया जाए ताकि लोग दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आदि बड़े से बड़े दाम पर खरीदने को बाध्य हो जाएं। आने वाले वर्षों में ऐसी और भयंकर महामारियों को फैलाने में यह कंपनियां और इनकी सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है, स्वास्थ्य संवर्धन। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, संयम और नियमितता से निरोग की रक्षा करना और पौष्टिक आहार के साथ रसायनों का सेवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसायन क्या होते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे छोटे स्तर पर एक फार्मा उद्योग लगाया जा सकता है। जिन दवाइयों के लिए रसायन शब्द का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है वही न्यूट्रास्यूटिकल्स और नूट्रॉपिक्स हैं। इसी वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और न्यूट्रॉपिक्स असल में होते क्या हैं। पिछले कुछ दिनों में आप खबरों में ये देख ही चुके होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, फैबीफ्लू जैसी दवाइयों के बारे में भ्रामक जानकारियां आ रही हैं। कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि ये काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच में आपने पिछले कुछ दिनों में ये देखा होगा कि बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल किए हैं। उन सवालों का आशय सिर्फ इतना है कि कई सारी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं आज के समाज में जिनका एलोपैथिक मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में और योग के द्वारा उन डिसऑर्डर्स को पूरी तरीके से हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि अब समय आ गया है कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी वही स्थान मिले जो एलोपैथिक और वेस्टर्न मेडिसिन को मिल रहा है। इस काम के लिए छोटे बड़े शहरों में हजारों ऐसी फार्मेसीज, योगशालाएं और स्वास्थ्य केंद्र खोलने पड़ेंगे जहां पर योग, यज्ञ और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को महत्व दिया जाता हो, जिसके ज्ञाता वहां पर लोगों के लिए सर्वसुलभ हों। ऐसे वैद्यों को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम सब ये जानते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा कई हमारे पास ऐसे सिरप, चूर्ण इत्यादि हैं जो हमारे समाज की छोटी बड़ी कई प्रकार की सेहत संबंधी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दवाइयाँ बनाई कैसे जाती हैं। आप कभी भी दवाई खाते हो तो उसके पैकेट पर पढ़िए एक मुख्य घटक या इंग्रेडिएंट का नाम लिखा होगा। कुछ दवाइयों में एक से अधिक भी हो सकते हैं ये इंग्रेडिएंट। इसे कहते हैं API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यही वह पदार्थ है जिसे आप रोग से लड़ने के लिए खा रहे हैं। इसके अलावा दवाई में एक्सिपिएंट या बाइंडर होता है जो कि टैबलेट को ठोस रूप में लाने के लिए जरूरी होता है, अन्यथा खुद से API पाउडर बनकर ही रह जाएगा। इसके अलावा टैबलेट पर परत चढ़ी होती है ऐसे पदार्थ की जो उसे कम कड़वा बनाती है, देखने में प्रिय स्वरूप देती है और निगलने में आसान बनाती है। इन तीन पदार्थों API, बाइंडर और कोटिंग को अलग अलग चरणों में मिलाकर दवाई को तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे एयरटाइट बोतल या पत्ते में पैक किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर यह समझा जा सकता है
कि दवाई की गोली बनाना और बिस्किट बनाना एक जैसा है, सिर्फ आकार, प्रकार और तापमान का फर्क है। फर्क ये भी बहुत बड़ा है क्योंकि दवाइयाँ अक्सर कमज़ोर, अशक्त लोगों को दी जाती हैं, इसीलिए उनको बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान, कंटामिनेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के नाम से भी जानते हैं। यह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एक तरह के गाइडलाइंस हैं जो दुनिया भर के अलग अलग देश और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचलित स्टैंडर्ड के रूप में उपलब्ध है। भारत में भी अगर आप एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलना चाहते हैं तो आपको इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होगा और सर्टिफिकेशन भी लेना होगा। इससे आप यह समझ सकते हैं कि दवाई में सबसे प्रमुख जो घटक या इंग्रेडिएंट होता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जिसे हम API भी कहते हैं। यह दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये एक केमिकल बेस्ड API हो सकता है या बायोलॉजिकल API हो सकता है। केमिकल API का मतलब है ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, और बायोलॉजिकल API का मतलब है इसे किसी प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से निकाला गया है, यानी ये प्रकृति में नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध है और इसको वहां से लिया गया है। केमिकल सिंथेटिक है, मतलब उसको लैब में बनाया गया है। अधिकतर जो आपकी दवाइयां हैं जिनको हम जेनेरिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, उदाहरण के तौर पे पैरासीटामोल जो बुखार होने पे ली जाती है, उनके अंदर जो APIs हैं वो केमिकल APIs होते हैं। केमिकल APIs के ऊपर आधारित दवाइयां बनाना सस्ता होता है, बायोलॉजिकल APIs के ऊपर आधारित दवाइयां बनाना महंगा होता है। इसी प्रकार से अगर आपका API या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी रोग से लड़ने के बजाय आपके भोजन में एक सप्लीमेंट का काम करे, यानी उसे एक स्वस्थ व्यक्ति खाकर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे और अपना शक्तिवर्धन कर सके, ऐसे API आधारित दवाई को न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कोई भी ऐसी दवाई जो आप खाते हो स्वस्थ बने रहने के लिए। इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल के एक खास प्रकार को हम नूट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। ये वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो दिमाग के ऊपर खास असर दिखाते हैं, जो या तो आपकी याददाश्त को बेहतर करते हैं, या सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं, या फिर आपके अंदर इस तरह के शारीरिक परिवर्तन लाते हैं जिससे कि आपका मन शांत रहता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आयुर्वेद में इस प्रकार के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या APIs की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 125 से ज़्यादा ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिन्हें API के तौर पर इस्तेमाल करके न्यूट्रास्यूटिकल्स और नूट्रॉपिक्स बनाए जा सकते हैं। कुछ नाम उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ इन आयुर्वेदिक औषधियों के: अर्जुन, इंद्रायण, कालमेघ, कासमर्द, गुगुल, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, नागरमोथा, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षरु, घृतकुमारी, जटामासी, पुनर्नवा और ऐसे ही 125 से ज़्यादा औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके न्यूट्रास्यूटिकल्स और नूट्रॉपिक्स बनाए जा सकते हैं। भारत का न्यूट्रास्यूटिकल्स और नूट्रॉपिक्स में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संवर्धन किया जाता है, उसकी रक्षा करी जाती है और उसका शक्तिवर्धन किया जाता है जिससे कि वो निरोगी ही रहे। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वेस्टर्न पद्धति में सिर्फ फर्क इतना है कि हम स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं और वेस्टर्न मेडिसिन बीमार पड़े हुए इंसान को किसी तरीके से जीवित रखना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक मूल अंतर है विचारधाराओं में। पूरा विश्व अब न्यूट्रास्यूटिकल्स और नूट्रॉपिक्स और स्वास्थ्य संवर्धन करने वाली जीवन शैली को समझ रहा है, जो कि हजारों वर्षों से हमारे यहाँ योग और आयुर्वेद के रूप में स्थापित है। पूरा विश्व भारत से फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करता है। 2021 में हमारा उत्पादन लगभग 3 लाख करोड़ का रहा, जो कि 2030 तक बढ़कर 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अकेला एक्सपोर्ट ही 2020 में 50,000 करोड़ का रहा। इसके अलावा 2017 में 46 छोटी फार्मा कंपनीज को बड़ी फार्मा कंपनीज ने खरीदा। इससे पता चलता है कि इस काम में कितना लाभ और कितनी संभावनाएं हैं।
जहां पिछले साल 2020 में महामारी के चलते हमारा देश पीपीई किट और मास्क की कमी झेल रहा था, वहीं 2021 में हम दुनिया के सबसे बड़े पीपीई किट और मास्क के एक्सपोर्टर बन गए हैं। जर्मनी जैसे देश भी इस काम में भारत के बढ़ते सामर्थ्य से घबरा गए हैं। भारत में फार्मा कंपनीज की 3 एसोसिएशन हैं: इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इनमें से पहली एसोसिएशन को हम IDMA के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम आपने कई सारी एडवर्टीजमेंट्स में सुना होगा। इसमें से अकेले IDMA में 900 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। 300 से ज्यादा फार्मा कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और इनमें से 55 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स A कैटेगरी में लिस्टेड हैं, यानी भारी मांग में हैं। ये सारी कंपनीज आपके और हमारे जैसे लोगों ने ही कुछ साल पहले शुरू करी थी। ये सब जानने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर किसी को छोटा बिजनेस शुरू करना है तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक छोटी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने में 5 से 10 लाख की लागत आएगी। इसमें कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होगी, कुछ इक्विपमेंट खरीदा जाएगा और कुछ ट्रेन्ड स्टाफ रखा जाएगा। इस फैक्ट्री में लगाने के लिए इक्विपमेंट साधारण किस्म के हो सकते हैं जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से एक्सेप्टेबल हों। अगर उत्तर प्रदेश राज्य का उदाहरण लिया जाए तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लैंड, NOC और दूसरे लाइसेंसेस लेने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम है। मतलब एक ही जगह से सारे लाइसेंसेस आपको मिलेंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जिन भी लाइसेंसेस और परमिशंस और NOC की आपको ज़रूरत है वो सब आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स भी सेटअप करे हैं, जहां पर आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रेंट पर ले सकते हैं, उधर अपना इक्विपमेंट सेटअप कर सकते हैं। इस तरीके से शुरू करने में जो समय लगेगा वो बहुत ही कम किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस स्टेट सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। ये लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लिए आपको fsdaup.gov.in से मिलेगा। इस लाइसेंस की कीमत 7,500 है। इसके अलावा अगर आप कोई नई दवाई बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आपने शोध किया है तो उसके लिए आपको CDSCO से क्लियरेंस लेना होगा। अगर आप दवाइयों का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस भी आपको CDSCO देगा, जो कि भारत की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग्स से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स से रिलेटेड सारे मामलों के लिए। भारत में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी गतिविधियां हैं वो सब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत आते हैं। इस एक्ट की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वहां पर दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी जानकारियां डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं जिन्हें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं तो आप YouTube को ये बताते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद हैं और कौन से सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट है। इससे YouTube को मदद मिलती है आपको ऐसे वीडियोस दिखाने में जो शायद आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे हम कहते हैं सजेस्टेड वीडियोस। तो अगर आपको इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपको, हमें और YouTube तीनों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। इसी तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।